हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। सॉरी, मैं 4-5 दिनों से बाहर था, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था। इस वजह से चैनल पे वीडियो नहीं डाल पाया मैं। तो इन 4-5 दिनों में या बीते एक वीक में बहुत सारी घटनाएं भारत के आसपास लगातार बदल रही हैं और उनका डिप्लोमेटिक डिस्कशन करेंगे हम लोग, और उनका क्या इफ़ेक्ट है इंडिया पे आने वाले टाइम में, इलेक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उससे भी बात करेंगे। तो जो जो मोस्ट मुझे लगता है कि जो चर्चा में सबसे ज़्यादा जो टॉपिक रहा है वो मिस्टर मोइज़ू से रिलेटेड जो है, जो मालदीव का सिचुएशन चल रहा है। आप लोग के बारे को बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो छन छन के आ रही होंगी वेरियस मीडिया हाउसेस से और ऑनलाइन पोर्टल से। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कि अभी बहुत सारे जो जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि इंडिया इज़ लूजिंग ग्राउंड, कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे सिचुएशन जो है वो उनके हाथ से फिसलती जा रही है। शायद मुझे लगता है कि सबका अपना ओपिनियन था कि जो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो शायद राइट ट्रैक पे नहीं है। बट यू नो व्हाट आई फील कि जो डिप्लोमेसी है और जो चेंजिंग सिनेरियोज हैं वो ऐसा नहीं कि हमेशा आपके फेवर में हो। आई थिंक जयशंकर साहब का कल एक बयान भी आया था कि डिप्लोमेसी ये नहीं होती कि चीज़ें हमेशा आपके फेवर में हो। डिप्लोमेसी में बेसिक ट्रेनिंग इस चीज़ की मिलती है, इस चीज़ के लिए डिप्लोमेसी जो है किसी देश का जो डिप्लोमेटिक मिशन जो होता है वो उस चीज़ जो वो कंट्री है उसको इसलिए प्रिपेयर करता है कि वर्स्ट कंडीशन की जो हैंडलिंग है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो जहाँ तक मालदीव वाले इशू की बात है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोग के पास होगा कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज़ू, उन्होंने चाइना फर्स्ट विजिट, जो टेक्निकल विजिट है, जो वो फर्स्ट विजिट उनकी चाइना में हुई थी और वो विजिट ख़त्म भी हो गई है। वो मालदीव वापस आ चुके हैं और उनका स्टेटमेंट आया था कि जिसमें डेडलाइन भी इशू करी गई है कि बहुत जल्द से जल्द इंडियन जो आर्मी है उनको वापस बुलाना होगा वहाँ पे 15 मार्च से पहले। तो अभी देखिए ये जो इशू है इट्स नॉट वेरी सिंपल फॉर इंडिया ऑल्सो, और मुझे लगता है कि जो इंडिया का अप्रोच भी होगा इसमें बहुत ही बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि ये सिचुएशन अराइज कैसे हुई। जो मालदीव है वो शुरू से ही, जब से इंडियन मिशन बना है, और इंडिया का जो मिशन है उससे पहले जो श्रीलंका में इंडियन मिशन था वो मालदीव के सिचुएशन को हैंडल करता था और 88 से पहले। और जो मालदीव का रिलेशन रहा है इंडिया से शुरू से ही काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है। तो ये सिचुएशन अराइज कैसे हुई, देखिए सबसे पहले जो था, जब डेमोक्रेसी आई मालदीव में, जब से इलेक्शंस हुए, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तब से चाइना के लिए एक स्पेस बन गया था। बिकॉज देखिए जब जब भी एक रूरल जो जैसे चाइना है वहाँ के आप रूलर से अगर एक बार निगोशिएट कर लिए तो चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती हैं। बट जो जो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है वहाँ पे चूंकि इलेक्टोरल फैक्टर होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो मेसअप हो जाती है। उनको हैंडल करना इट्स नॉट सो इजी एज कंपेयर टू द स्टेट रन बाई डिक्टेटर्स। तो जब भी इलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली आपके कुछ जो प्यादे होते हैं वो आपके कंट्रोल में होते हैं। कहने का मतलब क्या, कि कोई एक सरकार ऐसी होती है जो दूसरे कंट्री के लिए फ्रेंडली होती है, तो ऑब्वियसली जो उसका ओपोनेंट होगा, जो वहाँ लोकल गवर्नमेंट है, उसका जो ओपोनेंट लीडर है, वो ऑब्वियसली दूसरी वाली गवर्नमेंट से, जो पहली वाली गवर्नमेंट है जिनका अच्छा रिलेशनशिप है एक प्रधानमंत्री के साथ, उनसे उतना कोजी नहीं होगा, उनसे उतना क्लोज फील नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली वो उन लोगों को ढूंढेगा जो कि इस कंट्री के अपोज में हो। अगर इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर से रहा है तो ऑब्वियसली जब मोइज़ू साहब वहाँ पे मेयर थे, उसके पहले जो इन्वायरमेंटल और जो कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट था उसके हेड रह चुके थे वो, तो उस समय ऑब्वियसली अगर उनको जीतना है तो इंडिया का सपोर्ट तो मिलने से रहा है। तो चाइना का सपोर्ट उनके लिए बहुत एसेंशियल था। सेकेंड चीज़ क्या है कि डेमोक्रेटिक नेशन जो है होता है उनकी फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू ऑटोक्रेटिक कंट्रीज। जैसे चाइना क्या है, वो किसी किसी के साथ डील कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम चेकबुक डिप्लोमेसी, जो चेकबुक डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया तो कभी मैच नहीं कर सकता है ना चाइना को। ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है।
तो उसका काउंटर चाइना कैसे करता है, वो इंडिया कैसे करता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है अपने नेबर्स के साथ या और किसी रिलेशन में। जितनी रिजिडिटी चाइना अपने इंटरेस्ट को लेके दिखाता है किसी भी लीडर के साथ, उतनी इंडिया नहीं दिखाता। तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री इंडिया से रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादा ईजी फील करती है। लेकिन इस केस में क्या है, दूसरा क्या है कि चाइना जैसे देश जो है वो क्या है कि वो पपेट बना सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अभी जो दिख रहा है, जो प्रेसिडेंट मालदीव के जो दिख रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं हो है कि खुद से ही जीते हैं। बिकॉज चाइना का ये हिस्ट्री है, चाहे यूरोपियन यूनियन की वेरियस कंट्रीज़ हैं, हर जगह ये इन्वेड किए। इवन ब्रिटेन में आपको न्यूज़ आया था कि इनके एक सेपरेट पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, जो जो चाइना के विरोध वाले जो भी लीडर्स हैं, जो चाइनीज़ हैं, जो भाग गए हैं, ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं, उनको इंटरोगेशन की जाती है उनकी, वहाँ पे ये न्यूज़ आई थी। कनाडा का लगा था। ये अपने इंटरेस्ट को मतलब कि बढ़ाने में किसी हद तक जा सकते हैं, बिकॉज ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं होती हैं, इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, इनके लिए जो एक डिसीजन हो गया टॉप लाइन से, उसको फॉलो करना है बाई हुक एंड क्रूक। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो इस तरह से डील नहीं कर सकती हैं। हालांकि इनके अपने फ़ायदे और नुकसान है, ऐसा नहीं है कि जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो इस तरह की जब चीज़ें चलते हैं, वो अपने स्टेप्स चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उनके लिए फेवरेबल ही है। बिकॉज डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है, वो पीपल विश की बात है। बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमेशा जो जो जनता होती है वो सरकार के पीछे खड़ी होती है। लेकिन ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि जब तक वो फ्रीवीज या जनता को खुश रख पाते हैं, चाहे वो जिस तरह से रखें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं, तो चूंकि जनता इलेक्टोरल प्रोसेस में जब पार्ट नहीं ले पा रही होती, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होती है। तो वहाँ विरोध प्रदर्शन या सत्ता के विरोध होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, हमेशा एक क्रश करके रखा जाता है। तो जहाँ तक मोइज़ू की बात है, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है कि वो एक ट्रांसप्लांटेड आदमी है। चाइना ने उनको देखिए, जैसे ही उनको, ही वॉज एन इंजीनियर, अगर आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने अगर मोइज़ू के बारे में डिटेल्स पढ़ा होगा, तो ही इज़ एन इंजीनियर। और वो मालदीव में पढ़ाई करने के बाद फॉरेन में पढ़ाई करी उन्होंने, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री ली है। उसके बाद वो एज एन इंजीनियर वहाँ ज्वाइन होते हैं, और देखिए कितने कम समय में, विद इन 10 ईयर, वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पॉलिटिकली एक्टिव आदमी से होने से लेके मिनिस्टर बन जाते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, जिसमें चाइनीज़ मनी इन्वॉल्व थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो एक ट्रांसप्लांटेड आदमी है। और दूसरा, मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी कुछ लूप होल्स के बारे में ज़रूर चाइना को पता होगा, और जो इनकी पॉलिटिकल जो करियर है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इतना मेरा एक अंदाजा है ऐसा, बिकॉज चाइना का जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो मोहम्मद मोइज़ू हैं वो बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर उनको वहाँ कंटिन्यू बने रहना है, तो ओब्वियसली वो हर काम करेंगे ताकि वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस कम हो। लेकिन इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं। सॉफ्ट पावर जो है इंडिया का, इंडियन सॉफ्ट पावर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बिकॉज इंडियन डायस्पोरा ही बहुत है। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत सारे लोकल्स हैं जो कि मतलब इंडियन पर्सनल्स हैं जो कि होटल इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे श्रीलंकन्स हैं। इनका इंडियन जो इन्फिल्ट्रेशन है एजेंसीज़ का, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। देखिए, मुझे लगता है कि मोइज़ू हर वो काम करेंगे जिससे इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है या फॉरेन मिनिस्ट्री है या इंडियन गवर्नमेंट है वो इरिटेट होए। उनका एक ही मकसद है कि इंडिया हिट बैक करे, कि जितना इंडिया हिट बैक करेगा वहाँ के लोगों में इंडिया का हेट्रेट बढ़ेगा, और मोइज़ू का जो कंट्रोल है वो बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से समझ रही है, और बहुत कूल और काम तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज जिस तरह से मोइज़ू काम कर रहे हैं, सेम तरीके से उनको हिट बैक दिया जा सकता है बहुत ईजी वे में। जैसे इंडिया आउट जो कैंपेन चलाया था मोहम्मद मोइज़ू ने, वहाँ पे जितना ज़्यादा वो, बिकॉज वो जिस तरह के इंसान है और जिस तरह से वो प्ले कर रहे हैं, देखिए जो लीडर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वो लीडर्स होते हैं ना जो कि अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में काम करते हैं, दूसरे वो लीडर्स होते हैं जिनका पर्सनल जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है अपनी कंट्री के एज कंपेयर में।
तो मोहम्मद मोइज़ू का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो उनकी कंट्री के इंटरेस्ट से बड़ा है, इस बात को तो सारे लोग मानेंगे। तो इस तरह के आदमी जो होते हैं ना बहुत वोलाटाइल होते हैं, उनके एक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं और वो इसी बीच में कई बार वो गलतियां करते हैं। तो इंडिया को कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, अपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है और पेनिट्रेशन जो मालदीव्स में बढ़ाना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियंस को भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा हिट नहीं दिखानी चाहिए, बिकॉज मालदीव का जो जो लोकेशन है वो इंडिया के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। देखिए इंडिया और मालदीव का रिलेशन क्या है, इसमें किसको ज़्यादा गेन है और किसको कम गेन है, ये बहुत ईजी है समझना। देखिए इंडिया इज़ अ वेरी वेरी बिग कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया को मालदीव से कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। बट आप ये देखिए कि मालदीव हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, चाहे वो वाटर क्राइसिस हो जो 14-15 में हुआ था माले के अंदर, जब इमरजेंसी में इंडियन शिप्स ने और इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने वहाँ पानी तक पहुँचाया था, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना हो, चाहे वो ड्रग्स डिलीवरी का मामला हो, सारी जो दवाई हैं वो इंडिया से ही जाती हैं। हर वो चीज़, चाहे वो वहाँ के जो लोगों का जो एजुकेशन है, जो मालदीव के स्टूडेंट हैं वो भी इंडिया में काफ़ी सारे आते हैं। तो बहुत सारा सॉफ्ट पावर इंडिया के पास है। इंडिया को बस कूल और काम रह के रिलैक्स करना है और बहुत बहुत कूल और काम तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। कोई ऐसी गलती नहीं करनी है कि वहाँ के लोग इस चीज़ से इन्वाइड हो, बिकॉज इंडिया का सिर्फ एक बेनिफिट जो है वो छुपा हुआ है मालदीव के पास, वो है उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन इंडियन ओशियन। बिकॉज वो सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए बहुत सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट टर्म का मामला है और बहुत आप देखिएगा कुछ दिनों में ये, बिकॉज मैं इसलिए भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग ये एक स्टोरी बहुत इजी वे में भूल रहे हैं, वो है महेंद्र राजपक्षे का। अगर अब चाइना अगर का इन्फ्लुएंस देखे श्रीलंका में जिस तेजी से बढ़ा था, और महेंद्र राजपक्षे जो हैं वहाँ के पपेट एक तरह से चाइनीज़ बन गए थे वो पैसे के लालच में। आप देखिएगा, आप ध्यान अगर दे पाए तो किस तरह से उनको हटाया गया वहाँ पे, किस तरह से आउटरीच हुआ, किस तरह से उनको प्रेसिडेंट जो पैलेस है उसको छोड़ के भागना पड़ा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसके पीछे इंडियन एजेंसीज नहीं होंगी? क्या इंडिया का सॉफ्ट पावर वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया होगा? और आप देखिए कि उसके जाते ही किस तरह से इंडिया ने सेव किया, और किस तरह से आपको क्या लगता है कि जो हालात हुए श्रीलंका में, जो इन्फ्लेशन बढ़ा और जो लोन रीपे नहीं कर पाया इंडिया, क्या आपको लगता है कि इसमें श्रीलंका, आपको क्या लगता है कि इसमें इंडियन डिप्लोमेसी नहीं होगी विथ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, कि आपको वर्ल्ड बैंक का लोन तक नहीं मिल पाया है? तो चाइना एक लिमिट तक ही अपने चेकबुक का इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज इंडिया, आप ये देखिए कि आप जो बहुत लोग बोलते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि एक तो श्रीलंका में किस तरह से इंडिया ने रिप्लेस किया चाइना को, दूसरा कि आप ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी बात है कि बांग्लादेश में लगातार चौथी बार जो शेख हसीना जीती हैं और इंडिया का क्लोज एसोसिएशन, और शेख हसीना ने बयान भी दिया। और ये डिप्लोमेसी इतनी इजी भी नहीं है जो बांग्लादेश वाली है, बिकॉज बांग्लादेश में यूएस कंप्लीटली अगेंस्ट है शेख हसीना के। अच्छा, एक मजे की देखिए कितना डिप्लोमेसी कितनी गहरी चीज़ होती है कि शेख हसीना जो है उन्होंने दोनों को बैलेंस आउट कर रखा है, इंडिया और चाइना को, और यूएस जैसा पावर उनको नहीं हटा पा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस हद तक इंडियन डिप्लोमेसी काम कर रही है। आप ये देखिए कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं अराउंड चाइना, अगर आप इंडियन डिप्लोमेसी को फेल कहते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग हर बात पे ये कहते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो जा रही है, कि किस तरह से चाइना के आसपास का सिचुएशन है, कितना वोलेटाइल है सिचुएशन। आप सबसे पहले ताइवान को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग एनिमी की तरह बिहेव करता है चाइना, डिस्पाइट द मैमुथ साइज एंड बिग इकोनॉमी ऑफ चाइना। बगल में जापान है, इतना अच्छा इकोनॉमिक टाइज होने के बाद भी जापान डायरेक्टली चैलेंज करता है चाइना को। उसके अलावा साउथ कोरिया, फिलीपींस के अलावा जो है जो और भी कंट्रीज़ है, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो सारी कंट्रीज साउथ चाइना सी में है,
म्यांमार, वियतनाम, म्यांमार तो इंडियन साइड में है। तो ये सारी कंट्रीज, आप एक कंट्री का नाम बताइए जिसके साथ चाइना का अच्छा रिलेशन है। तो अब का जो अभी की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही, इतना आसान नहीं है चीज़ों को, इट्स लाइक अ वेब। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग कहते हैं कि इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है, कि आई थिंक जयशंकर साहब इज़ वेरी स्मार्ट और ही नो व्हाट ही इज़ डूइंग। इट इज़ राइट टाइम टू फॉर इंडिया कि काम रहे और अपने सॉफ्ट पावर को वहाँ पे बढ़ाए, बिकॉज असली जो पावर है वो पीपल के पास है डेमोक्रेसी में। और जिस तरह से इंडिया आउट का कैंपेन चला है, सेम कैंपेन इंडिया रिपीट करेगा। आप देखिएगा अभी जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे जो मेयर जीते हैं वो मोहम्मद मोइज़ू के अपोनेंट है, अपोजिट है। तो आप ये देखिएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होने वाला है, साल 1.5 साल के अंदर वहाँ आपको रिजीम चेंज देखने को मिलेगी। सो थैंक यू। ये बहुत हॉट टॉपिक था, तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन ज़रूरी हो गया था। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग या डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग तो आप ज़रूर पूछें, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ।